डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का सेकेंडरी सेंटम एग्जामिनेशन अर्थात मैट्रिक का जो सेंटम एग्ज़ाम चल रहा है, जो विद्यार्थी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सेंटम एग्जामिनेशन अभी स्टार्टिंग है। तो जिन विद्यार्थियों का सेंटम एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो दे भी दिए हैं वो भी इनसे आप मिला सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन की नियमों की संख्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो आपका शून्य में होता है। यह आंसर शून्य। हालांकि वायु और शून्य में लगभग समान ही होता है, लेकिन कुछ जो होता है शून्य में इसका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जानते हैं कि प्रिज्म से होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा आपका। चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा रहता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, समतल दर्पण से क्या होता है, इससे बड़ा भी होगा, उसके बराबर भी बनता है प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव है, यानी विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अदिश राशि होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा लेंस का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। देखिए, हवा जो हो गया मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका ऊपर हवा हो गया और नीचे हो सकता है कि कांच हो गया। तो जब हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश इस तरीक़ा से आती है और यहाँ पे एक अभिलंब नॉर्मल खींचा जाता है। तो इससे क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसका मतलब हो जाएगा कि किरण जो है वह मुड़ जाती है, यानी ये हवा जो हो गया विरल माध्यम हो गया और कांच सघन माध्यम हो गया। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी मुड़ती है किधर, तो अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के निकट। हाँ, अभिलंब के निकट, ये वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, टेस्ला। नेक्स्ट, समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध जिनको प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R के बराबर होता है। यानी समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यदि आप इसे सोल्यूशन करेंगे तो यदि एलसीएम लेते हैं तो R1 इंटू R2 होगा। उसके बाद यदि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2 तो R1 बचेगा R1, यानी 1/R इक्वल टू हो गया R2 प्लस R1। चूँकि हमको R निकालना है तो R के यदि ऊपर करते हैं तो मेरा R1 और R2 आपका ऊपर चला जाएगा अंश के रूप में, और ये आपका आ जाएगा हर के रूप में, यानी R1 प्लस R2। इस पर देखिए करेक्ट आंसर कौन होगा आपका, यानी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी आपको करेक्ट आंसर कौन हो रहा है, यानी सी वाला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है।
दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र का साफ साफ देख सकता है। तो जिस दृष्टि जो होता है वही व्यक्ति जो है सो उसी का देखता है, यानी दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं की ही देख सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट जो है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घर में जो है विद्युत आपूर्ति जो होता है 220 वोल्ट पर होता है, लेकिन वो जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु पतन, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है। तो हम जानते हैं कि लघु पतन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें परिपथ में क्या होता है कि किसी कारणवश जो होता है धारा का मान अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका बहुत कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है। अधिक होने के कारण ही शॉर्ट सर्किट होता है, उसी को बोलने जाता है लघु पतन, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बिजली का सुचालक होता है, तो बिजली का सुचालक शुष्क वायु में नहीं होगा, कागज में नहीं होगा, मिट्टी का तेल में नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है, देखिए एक स्केल होता है पीएच स्केल, ये स्केल पर जो होता है 7 जब रहेगा, जब 7 रहता है तो 7 पर उदासीन होता है, और 7 से पहले जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 के बाद क्षारीय होता है। यानी इधर जो रहेगा आपका वो हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय, और 7 के बाद जो आएगा वो हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7 से कम, 7 से अधिक, 7 कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ये आपका सी करेक्ट आंसर नहीं है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब हो गया कि दो एक समान मिलता हो, ठीक है। तो इसमें विजातीय जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों जो होता है एक कंपाउंड एक यौगिक का होता है, जबकि इसमें विभिन्न जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी जो खाने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अबंध होता है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच 3 अबंध होता है? यानी कार्बन कार्बन के बीच जो होता है वो 3 बंधन बनता है। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन बनता है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका एल्काइन हो जाता है, एल्काइन ग्रुप में बनता है। तो देखिए मेथेन जो हो गया एल्केन ग्रुप का हो गया, ये एथेन जो हो गया वो भी जो हो गया एल्केन ग्रुप का हो गया, और प्रोपेन भी एल्केन ग्रुप का हो गया, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको कार्बन कार्बन भी जो है 3 बंधन बन जाएगा। इस प्रकार से 3 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, और 3 बंधन अगर बनाते हैं यहाँ पर है, तो इधर आपका एक हाइड्रोजन हो गया, इधर तो एक बंधन बन गया, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन इधर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आप देखिए आपका 3 कार्बन हो गया, C3 हो गया, और 1 2 3 4, और 4 आपका हाइड्रोजन हो गया, यानी आपका आंसर करेक्ट होगा सी वाला आंसर होगा आपका। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का समान सूत्र है। अगर एल्किन पूछता तो एल्किन का होता है CnH2n होता है, एल्काइन कहेगा तो एल्काइन को हो जाएगा CnH2n-1 होता है। ये जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक एग्जाम में आपको जो है इसमें से आपको 1 नंबर आएगा ही आएगा। अगर एल्किन पूछता है तो CnH2n+2 होता है, अगर एल्किन पूछेगा तो CnH2n होगा, यदि एल्काइन पूछेगा तो CnH2n-1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इससे आप याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक संयोजकता होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 आपका। नेक्स्ट, आम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो आम्ल हम जानते हैं कि आम्ल राज का निर्माण जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिलाने से ही बनता है। तो इसमें जो है 1 अनुपात में आपको मिलाया जाता है HCl, और 3 अनुपात इसका रहता है HNO3, यानी 1:3 मिलकर बनता है, आम्ल राज का निर्माण होता है। हमारा शरीर
पीएच मान की किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान लगभग 7 से लेकर के 7.8 तक, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी अधातु कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? देखिए, धातु कहेगा तो आपको ब्रोमीन होगा, सॉरी अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा, और धातु कहेगा तो पारा होगा। इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ब्रोमीन। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, तो एल्डिहाइड को हम लोग, ठीक है, आईयूपीएसी नाम जो होता है एथेनॉल होता है। एथेनॉल किसका हो गया? कीटोन को हो गया। एथेनॉल किसका हो गया? तो एल्कोहल को हो गया। और एथेन किसका हो गया? तो एल्किन का हो गया। और एल्डिहाइड का क्या हो गया? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं की वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो एथाइन गैस होता है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो डोमिनस साहब ने तिर्यक का नियम दिए थे, न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम थे। हालांकि दोनों जो है वो परमाणु के बारे में बोले थे। मेडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो मेडलीव का आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है? यानी कोयला और पेट्रोलियम क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय का मतलब हो गया जिसको पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सॉरी, नवीकरणीय का मतलब हो गया पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कोयला पेट्रोलियम जो है नवीकरणीय संसाधन है। ये नाभिकीय ईंधन में नहीं है और बायोगैस ईंधन में नहीं है, यानी इसका हो जाएगा आंसर जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, यानी तीनों इसमें जो हो गया प्राकृतिक संसाधन, इनमें से सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है, यानी कैल्शियम 20 नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है? तो स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आपका आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? वो गोलकृमि, बैक्टीरिया, शैवाल, अमरबेल। तो बैक्टीरिया जो है एक अपघटक है। अगला क्वेश्चन, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण जो है पपीता। मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर पौधा का चयन किया था। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव जो है से जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? दोनों के संलग्न युग्मक को निषेचन कहा जाता है। स्त्री केसर का आधारी भाग कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्त ले सकता है? देखिए, AB जो समूह जो होता है वो सभी से रक्त ले सकता है, रिसीवर कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम जो है पृथक्करण का नियम है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है करेक्ट आंसर है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि 6 महीने तक होती है। बी वाला आंसर इसका होगा। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? जब कोई व्यक्ति दौड़ता है या भागता है तो उसके शरीर में कौन सा हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो है एड्रेनलिन है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहते हैं पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसका आंसर हो जाएगा बी। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है? लंबा, उजला फूल, बौना, सिकुड़ा बीज, यानी इसमें लंबा जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, लंबा प्रभावी गुण है। लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र क्या है?
तो चूँकि 1/v प्लस 1/u और 1/f जो होता है दर्पण सूत्र होता है, लेंस सूत्र नहीं है। और 1/u 1/v माइनस होता है, यानी नहीं होगा, यानी आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला। द्विआपतल लेंस कहा जाता है, द्विआपतल लेंस कहा जाता है। द्विआपतल का मतलब हुआ कि दोनों तरफ जो हो उसे आपतल हो। तो जब दोनों तरफ आपतल लेंस रहेगा तो आपतल लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस को कहते हैं। क्योंकि द्वितल के मतलब हो गया कि दोनों तरफ उठल होना चाहिए, यानी इस तरह भी आपतल होना चाहिए और इस तरह भी आपतल होना चाहिए। तो दोनों तरह जब आपतल रहेगा तो ये आपतल लेंस का ही निर्माण करेगा। और इस आपतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है, चूँकि ये प्रकाश किरण को क्या करता है, फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो चूँकि जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता का फॉर्मूला होता है V/1/f होता है। तो यदि f आपका यदि धनात्मक होगा तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए लेंस की क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 ही नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है काफ़ी अधिक होता है। विद्युतमय तार का समानता होता है, विद्युतमय तार जो होता है समानता काला रंग का नहीं लाल रंग का होता है, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, विद्युत मोटर है, ये मोटर आपका है। तो मोटर में क्या होगा कि यदि मोटर जो होगा चलेगा तो क्या यंत्र चलेगा मोटर जाने का, यानी विद्युत जब उसमें हम देंगे तो मशीन जो होगा, यंत्र जो होगा वो चलना स्टार्ट होगा, यानी विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर, बिल्कुल सही है। चालक की प्रकृति पर, इसमें ये भी सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी सही है। यानी आपका इनमें से सभी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तो जो कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या जो होता है 6.25 × 10⁻18 होता है। तो यानी इसका हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन जब क्रिया होता है तो उसमें किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, लोहे का छड़ नहीं, स्टील का छड़ नहीं, कैडमियम का छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, यानी पवन चक्की का इस्तेमाल जो है किस देश में ज़्यादा किया गया। पवन चक्की के माध्यम से जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जर्मनी में, डेनमार्क में, भारत में, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका अधिकांशता जो है भाग जो है डेनमार्क में पवन ऊर्जा के माध्यम से जो है वो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी इसको पवनों का देश कहा जाता है। और वहाँ पवन जो है लगातार जो है चलते रहता है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब है कि वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाए। तो चूंकि कोई भी विलयन रहेगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपघटन की क्रिया उसमें होगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे NOH HCl NaCl H2 है, ये आपका जो हो गया विद्युत अपघटन की अभिक्रिया हो गया, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र C3H8O3 नहीं, सी से भी नहीं होगा, नहीं इसके हो जाए CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म का एक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो निम्नलिखित में लवण जो हो गया HCl, ये तो खैर अम्ल हो गया, KOH भस्म हो गया, ये भी भस्म हो गया, यानी अम्ल जो हो गया NaCl हो गया। लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहे की परमाणु संख्या
26 होता है। निम्नलिखित यानी किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो चूंकि सोडियम, लोहा, तांबा, चांदी नहीं, सोडियम जो है एक मुलायम धातु है, इसके चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है कैल्शियम नहीं, ये आपका फेरस यानी लोहा का जो है हेमेटाइट अयस्क है, यानी इसका आंसर होगा एफी। एफिस होता है लोहा, इसको आयरन भी बोलते हैं, फेरस भी कहा जाता है। धातु का ऑक्साइड होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड जो होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो चूंकि धातु यहाँ पर है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, यानी कि आंसर होगा ए। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम में सबसे जो है आसान हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सबसे आसान हाइड्रोकार्बन जो हो गया, यानी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो गया? ए हो गया, मीथेन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन अम्ल पाया जाता है? दही में जो हो गया वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर एक बहुलक है, एथिलीन का, रबर एक बहुलक है एथिलीन का, प्रोपीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का। तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन का, डी वाला आंसर हो जाएगा। कार्बन के अप्रूप है, तो कार्बन के जानते हैं कि 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। पहले आपका 2 अप्रूप था, लेकिन इधर जो है सबका रिसर्च होने पर 3 अप्रूप पाया गया है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, यानी इसमें से इनमें से सभी होगा, डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो होता है वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 गुना आपका 46 हो जाएगा, नहीं सी वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग जो है वो आपका ब्रिक हो गया। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होता है आपका नेफ्रॉन होता है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 74 में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो बड़ी आंत में नहीं, अंगनाशय में नहीं, छोटी आंत में, थैंक यू, यानी इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन होगा, ये इसका आंसर होगा। एंड्रोजोन है, एंड्रोजोन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं, एंड्रोजोन जो है वो नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगा पिट्यूटरी होगा, यानी बी वाला होगा। पुरुष का मैथुन अंग होता है, पुरुष का मैथुन अंग क्या होता है? पिप्यूस, ग्लांस, ब्रिसन, सीसन है, सीसन होगा, डी वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, यानी इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये आपका होगा होमोसेपियंस, यानी बी वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। बीज पत्र कार्य करता है, तो बीज पत्र कैसा कार्य करता है? तो बीज पत्र जो है सुरक्षा, प्रजनन, खाद्य संग्रह, श्वसन नहीं, यानी बीज पत्रक का कार्य होता है वो खाद्य का संग्रह, हम लोग को भोजन को संग्रहित करना, यानी भी आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए आज का ऑब्जेक्टिव साइंस का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बता दिया हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे जहाँ तक हो आप समझ लें, याद कर लें, और जो विद्यार्थी का साइंस पर के एग्ज़ाम ना हुआ वो जा कर के साइंस पर के एग्ज़ाम दे, और उनका एग्ज़ाम हो गया वो भी एक बार मिला लेंगे, देख लेंगे और इसे याद करें, चूँकि इसमें से ऐसा है सेंट्रल एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन जो है सब कुछ न कुछ मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा 2022 में, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इसी प्रकार का जितना सेंटअप क्वेश्चन का एग्जामिनेशन हुआ है मैं सारा क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आगे मैथ का भी अपलोड करूँगा। और यदि आप लोग का ऐसा है तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, तो आप इसे देख लेंगे ध्यानपूर्वक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।